चांदपुर गांव के लोग बड़े सीधे सादे और धार्मिक थे। यहाँ एक बड़ा ठाकुर परिवार रहता था, जिसके मुखिया थे ठाकुर रणवीर सिंह। उनका बेटा अमर पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लड़का था। सबकी इच्छा थी कि अमर की शादी किसी संस्कारी और सुंदर लड़की से हो। एक दिन शहर से रिश्ता आया, एक सुंदर शांत स्वभाव वाली लड़की सरिता का। उसके बारे में कहा गया कि वह बहुत सीधी सादी है, कम बोलती है और घर गृहस्थी में निपुण है। शादी धूमधाम से हुई और सरिता चांदपुर की नई बहू बनकर आ गई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। सरिता कम बोलती थी, सिर पर पल्लू रखती और सबसे अदब से बात करती। घर के बुजुर्ग उसे बहुत पसंद करने लगे, लेकिन गांव की कुछ औरतें कानाफूसी करने लगीं। बहू कुछ अजीब है, ना हंसती है ना रोती है, आंखों में कुछ डरावना है। शादी के तीसरे दिन से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को ठाकुर हवेली में बर्तन अपने आप गिरने लगे। मंदिर की घंटी बिना किसी के छुए बजने लगती। नौकर चाकर डरने लगे। एक रात नौकर हरिया ने देखा कि सरिता रात के 2 बजे आंगन में खड़ी आसमान की तरफ देख रही है, बिना पलक झपकाए। हरिया डर गया और अगली सुबह ही नौकरी छोड़कर भाग गया। ठाकुर रणवीर ने ये सब अमर से कहा, पर अमर को विश्वास नहीं हुआ। अमर बोला, पापा, आपको सरिता से कोई गलतफहमी हुई है। वो तो बहुत शांत और सज्जन है। लेकिन ठाकुर रणवीर ने ठान लिया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत बिंदिया बुआ हवेली आए और सरिता को देखकर चौंक गई। वह बोली, ये तो सरिता नहीं है। मैंने सरिता को देखा था, ये कोई और है। इसका चेहरा एकदम वैसा जरूर है, पर इसकी आंखें अलग हैं। जब ये बात अमर को बताई गई तो उसने भी गौर से देखा और पहली बार उसे कुछ असामान्य लगा। वह तुरंत शहर गया और सरिता के मायके पहुंचा। वहां का हाल सुनकर वह चौंक गया। सरिता की मां रोती हुई बोली, हमारी बेटी की शादी के अगले ही दिन वो अचानक गायब हो गई थी और उसी दिन कोई अजनबी महिला खुद को सरिता बताकर चुपचाप वहां से निकल गई। हमने समझा कि दामाद उसे ले गया। अब अमर को यकीन हो गया कि जो लड़की उसके घर में है वह सरिता नहीं है, वह कोई नकली बहू है। अमर ने गांव लौटकर सबसे पहले पंडित रामदास को बुलाया। उन्होंने तंत्र मंत्र और पूजा से यह पता लगाने की कोशिश की कि वह लड़की कौन है। एक रात पूजा के दौरान सरिता चिल्लाई, बंद करो ये सब, मैं कोई इंसान नहीं, आत्मा हूँ। मेरा नाम मोहिनी है। मैं 100 साल पहले इसी गांव में जिंदा जला दी गई थी, क्योंकि मैंने एक ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाई थी। पूजा तेज हुई तो बहू ने डरावना रूप ले लिया। उसका चेहरा काला, आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। ठाकुर परिवार दहल उठा, पर पंडित जी ने उसे शांति से पूछा, तू क्या चाहती है? मोहिनी की आत्मा बोली, मुझे न्याय चाहिए। ठाकुर हरनाम सिंह ने मुझे गांव की पंचायत के सामने झूठा दोषी ठहराया और जिंदा जला दिया। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। अमर ने पुरानी पंचायत की डायरी निकाली। सच में 100 साल पहले एक युवती को डायन बताकर जलाया गया था। अमर ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और पंचायत के सामने मोहिनी की आत्मा की बात सबको सुनाई। सभी गांव वालों ने क्षमा मांगी। गांव के मंदिर में विशेष पूजा रखी गई और मोहिनी की आत्मा को सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। आखिरकार मोहिनी की आत्मा ने अमर को धन्यवाद दिया। तूने मेरा दर्द समझा, अब मैं मुक्त हूँ। जब मोहिनी की आत्मा मुक्त हो गई तो ठाकुर परिवार ने असली सरिता को ढूंढने का बीड़ा उठाया। कुछ समय बाद पता चला कि सरिता को मोहिनी ने अपने वश में कर एक पेड़ के नीचे कैद कर रखा था। गांव के पंडित और अमर ने उस जगह जाकर पूजा की और सरिता को मुक्त कराया। वो बहुत कमजोर थी, पर जिंदा थी। उसकी आंखों में डर और राहत दोनों थी। अमर ने उसे देखकर वादा किया, अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चांदपुर गांव की हवेली फिर से हंसी खुशी से भर गई। असली सरिता ने धीरे धीरे अपने प्यार और सेवा से सबका दिल जीत लिया। गांव में अब हर साल नारी न्याय दिवस मनाया जाने लगा, जहां मोहिनी को श्रद्धांजलि दी जाती। गांव की औरतें अब और मजबूत हो गई थीं। हर लड़की के अंदर अब मोहिनी की तरह अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति जाग चुकी थी। जब सरिता असली रूप में वापस आई तो गांव भर में इस घटना की चर्चा फैल गई। लोग अब पहले से ज्यादा जागरूक हो गए थे। ठाकुर रणवीर सिंह, जो पहले महिलाओं की बातों को तवज्जो नहीं देते थे, अब हर पंचायत में महिलाओं को बराबर अधिकार देने की वकालत करने लगे। उन्होंने गांव में एक महिला सहायता केंद्र भी शुरू करवाया। सरिता ने इस केंद्र की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली। पहले जो लड़की बहुत शांत और डरपोक थी, अब वह आत्मविश्वास से भरी और प्रेरणास्पद बन चुकी थी। वह गांव की लड़कियों को पढ़ाई, हक और आत्मरक्षा के बारे में सिखाने लगी।
वहीं अमर ने अपने पुराने दोस्त पत्रकार राकेश को बुलाकर यह पूरी घटना एक दस्तावेज के रूप में प्रकाशित करवाई। इस रिपोर्ट का नाम रखा गया नकचारी बहू का रहस्य। ये रिपोर्ट शहर के अखबारों और सोशल मीडिया तक पहुंच गई। लोग चांदपुर गांव को अब एक उदाहरण के रूप में देखने लगे, जहां अंधविश्वास, अन्याय और डर को सच, न्याय और बदलाव ने हराया। एक दिन अमर और सरिता अपने खेत के पास बैठे थे, तभी अचानक तेज हवा चली और दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे उसमें से मोहिनी की आत्मा प्रकट हुई, पर इस बार वह डरावनी नहीं, शांत और मुस्कुराती हुई थी। अमर, सरिता, तुम दोनों ने मुझे मेरा नाम और इंसानियत लौटाई। अब मैं जन्म लेने जा रही हूँ एक नए शरीर में। इस बार एक ऐसे परिवार में जहाँ मुझे जलाया नहीं जाएगा बल्कि पढ़ाया जाएगा। सरिता की आंखें नम हो गईं। तुम्हारे जैसी आत्माएं ही हमें शक्ति देती हैं। मोहिनी की आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई, पर उसके शब्द हवाओं में गूंजते रहे। समय बीतता गया, लेकिन नकली बहू की वह रातें, वह आत्मा और असली बहू की वापसी, सबकी यादें गांव के लोगों के दिलों में रह गईं। चांदपुर गांव अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, वह एक प्रतीक बन चुका था, सच की ताकत का प्रतीक। गांव के स्कूल में अब एक नई कहानी पढ़ाई जाती है। मोहिनी की मुक्ति के बाद चांदपुर गांव में हर साल नारी सम्मान दिवस मनाया जाने लगा। उस दिन गांव की सभी महिलाएं एकत्र होती, दीप जलाती और मोहिनी को याद करती, जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। सरिता अब सिर्फ ठाकुर परिवार की बहू नहीं रही, वह पूरे गांव की बेटी बन गई थी। बच्चों को वह मोहिनी की कहानी सुनाती और कहती, बेटियों को दबाओ मत, उन्हें बोलना सिखाओ, क्योंकि जब वे बोलेंगी तो अंधेरा भी कांप उठेगा। गांव की गलियों में अब डर नहीं, बल्कि प्रेरणा की कहानियां गूंजती थीं। नकली चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। इंसाफ देर से सही, पर जरूर होता है। आत्मा को मुक्ति तब मिलती है जब उसे न्याय मिलता है।